गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल आई एस्पिरेंट शिवांगी। सो गाइज कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो गाइज जैसे कि मैं आप सबको बता दूं कि मेरे यहाँ रात से लाइट नहीं आई थी, तो मैं स्टडी ब्लॉग रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी। बट बहुत लोगों का उस दिन लाइव आई थी तभी बहुत भर भर के यही कमेंट था, और अभी भी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आया कि दीदी 26 के लिए क्या स्ट्रेटजी हो, स्पेशली रिंकी, शुभम भाई, राज भाई, सबका। तो मैं आप सबके लिए कोशिश कर रही हूँ कि मतलब थोड़ा सा मैंने अपनी स्टडी से ब्रेक लिया हुआ है, उसमें थोड़ी चीज़ें आप सबके साथ शेयर कर सकूँ। मैं आपको वही चीज़ें बता पाऊँगी जो मैंने अप्लाई करा है, जैसे मतलब मैंने तैयारी करा है, मैं वही चीज़ें बता पाऊँगी कि 22 से मैंने किस तरीके से तैयारी करा है, कैसे कैसे चीज़ों को क्या क्या फॉलो किया है। तो चलिए अब इतना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात बता दूं आपको कि कहीं भी आपको जाना है, कोई भी बोल दे यहाँ जाने के लिए ना, तो सबसे पहले आप क्या करते हो? रास्ता का पता करते हो, है ना। तो अगर आपको इतने बड़े एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर करते हो, तो सबसे पहले जो आपको तैयार करना है ना, सबसे पहले जो जाना है, ढूंढना है, वो है आपका सिलेबस। अगर आपके पास सिलेबस है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप अपना नेट से ले लीजिए, प्रिंट आउट पीडीएफ की फॉर्म में डाउनलोड कर लीजिए, जाके प्रिंट आउट निकलवा लीजिए सिलेबस। एंड आपके पास 10 ईयर के पीवाईक्यूज होने चाहिए, है ना, प्रीलिम्स के भी, मेंस के भी। तो पीटी मेंस के आपके 10 ईयर के पास आपके पास पीवाईक्यूज होने चाहिए एंड सिलेबस होना चाहिए। वो दोनों आप अपने टेबल पे आपको रखना ही है, और केवल रखना नहीं है उसको, मतलब अभी मैं बता रही हूँ कि कैसे फॉलो भी करना है। सबसे पहले ये दो चीज़ हो गई, इन दोनों पे बात हो गई, ठीक है। मस्ट है, ये दोनों आपके पास होना चाहिए अगर आप 26 के लिए अप्लाई कर रहे हो, मतलब आप 26 के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, या फिर कोई लोग ऐसे हैं जो ग्रेजुएशन के साथ करना चाहते हैं, ठीक है। एक एक करके हर चीज़ों पे बातें करेंगे, तो हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी भी हो जाए। फिर आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे कि दीदी एनसीईआरटी पढ़े या ना पढ़े, एनसीईआरटी जरूरी है नहीं जरूरी। तो सबसे पहले मैं बता दूं, अगर आप 26 के लिए अभी तैयार कर रहे हो भाई, तो है आपके पास टाइम, आप एनसीईआरटी पढ़िए। देखिए एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे कोई इस बात को कहे या ना कहे, क्योंकि कुछ देखिए, जैसे हम बात करें तो ज्योग्राफी के लिए कोई सब्जेक्ट और कोई सजेस्ट ही नहीं करता कि और किसी सब्जेक्ट नहीं, कोई और बुक ले लो किसी भी पब्लिकेशन की। हर कोई यही कहता है एनसीईआरटी एनसीईआरटी, तो वो ऐसे कोई नहीं कहता है। अगर आप खुद पढ़ेंगे एनसीईआरटी, उसके बाद जाके क्वेश्चन देखेंगे पीटी के मेंस के, तो डायरेक्ट वहीं से लाइन टू लाइन पूछे जाते हैं। तो एनसीईआरटी अभी आपके पास टाइम है, आप अभी ले लो, और आप लग के उसको 2 महीने, 2.5 महीने, 3 महीने में एनसीईआरटी कवर करो। हाँ, अगर आप किसी सब्जेक्ट की एनसीईआरटी स्किप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। जैसे पॉलिटी तो मस्ट है, पॉलिटी की पढ़नी है, हिस्ट्री हो गई, ज्योग्राफी हो गई, ठीक है। तो इतने सब्जेक्ट की एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग देख ले सकते हैं। कुछ लोगों का ये आता है कि दीदी एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो समझ नहीं आता। तो भाई अगर आप लोग को नहीं समझ में आ रही है एनसीईआरटी, तो आप किसी टीचर की हेल्प ले लो, क्योंकि पहली बार पढ़ने में नहीं समझ में आती है, ठीक है। तो आप यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे टीचर होते हैं जो कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग पढ़ाए हुए हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगा। तो आप किसी भी टीचर की हेल्प ले लीजिए एनसीईआरटी के लिए, लेकिन एनसीईआरटी आप पढ़ लीजिए, क्योंकि अभी अगर आप 26 के लिए हैं तो आपके पास टाइम है, और आपको एनसीईआरटी पढ़नी ही पढ़नी है। फिर हो गया एनसीईआरटी, ठीक है। अब एनसीईआरटी का पढ़ने का तरीका ये नहीं है, आप एक बार उसको 2 से 2.5 महीने, 3 महीने टाइम दे दीजिए। इतना दिन रखिए कि आपको एनसीईआरटी पढ़ना है, लेकिन उतने दिन में आपको कवर कर लेना है ना। चाहे आप टीचर की हेल्प लो, आप चाहे खुद से करो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं 26 के लिए आप कर रहे हो तो आपके पास बहुत ज़्यादा भर भर के टाइम है। हर चीज़ों को अपने टाइम के अकॉर्डिंग करना है, तो आप अपने उसके हिसाब से अपना एनसीईआरटी प्रिपेयर कर लीजिए। लेकिन याद रखिए, मैंने वही चीज़ कहा है कि अब एनसीईआरटी भी आप प्रिपेयर करेंगे, दोनों चीज़ों को माइंड में रखिए, सिलेबस एंड बुक। आप कोई कोर्स ही ले रहे हैं, जैसे अभी आपके दिमाग में कि 26 के लिए हम कोई कोर्स ही ले लेते हैं, ठीक। आपको वो टीचर किसी पे भी कोई भी कोर्स ले रहे हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूँगी पर्टिकुलर, क्या पढ़ा रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं, वो चीज़ें आपके सिलेबस में है कि नहीं है, उससे आपको क्वेश्चन आ रहे हैं प्रीवियस ईयर की नहीं आ रहे हैं, या आपके पीटी में उसके क्वेश्चन आ रहे हैं कि नहीं, मेंस में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, कुछ भी पढ़ाए जा रहे हैं या फिर इंपॉर्टेंट पढ़ा रहे हैं, ये चीज़ आप कैसे जज करोगे अगर आपके पास सिलेबस नहीं होगा। तो मैं आपसे बार बार कह रही हूँ, इन 2 चीज़ों को आपको रखना ही रखना है। आप कोई सब्जेक्ट खुद से कवर कर रहे हो या किसी टीचर की हेल्प से कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो आपको आंखें बंद करके नहीं चलना, क्योंकि ये अब 12th का, ग्रेजुएशन का एग्जाम नहीं है भाई। आप समझ सकते हैं कि यूपीएससी है, यहाँ पे आपको स्वयं का मूल्यांकन करते रहना है और खुद को देख समझते रहना है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई, एनसीईआरटी पढ़नी है, किसी टीचर की हेल्प से पढ़ना है, और पीवाईक्यूज एंड सिलेबस के साथ पढ़नी है, ठीक। फिर आते हैं स्टैंडर्ड बुक। तो अगर आपकी एनसीईआरटी कंप्लीट हो गई है, तो अब आप एनसीईआरटी को जितना टाइम देना था आप दे चुके हैं। बीच बीच में आप उसके मतलब रिवाइज कर सकते हैं कभी कभी। ऐसी बात नहीं है कि जो लोग एक बार कंप्लीट कर लेते हैं, कोई रोबोट है एक बार में माइंड में सेव हो गया, नहीं। आप बीच में वीकली रिवीजन कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। फिर बात करते हैं स्टैंडर्ड बुक की। तो जिन लोगों ने स्टैंडर्ड बुक ले लिया है, सभी के पास है, उनका तो मतलब कोई बात नहीं, लेकिन जिन लोगों ने नहीं लिया है, मैं आपको बता दूं कि एक सब्जेक्ट के लिए 10 बुक लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसकी ज़रूरत पड़ती ही नहीं है भाई। अगर देखो,
एक सब्जेक्ट के लिए आपने एक बुक लिया, ठीक है, और उसी बुक को आपने 10 बार पढ़ा, तो वो 10 बार पढ़ी हुई की चीज़ें आपके दिमाग में सेव होंगी। या एक ही सब्जेक्ट को आपने 10 किताबों से पढ़ा, तो आपने एक सब्जेक्ट को 10 किताबों से पढ़ा। हर राइटर का थिंकिंग अलग होता है, हर इंसान अलग वे में से सोचता है, समझता है, लिखता है, तो उन 10 चीज़ों को आप रिवाइज नहीं कर पाओगे। और यूपीएससी की जर्नी पूरी ना, यूपीएससी का एग्जाम पूरा रिवीजन का ही खेल है। अगर आपका अभी से आपके पास जितना आप डेली पढ़ रहे हो उसका कम से कम आपको 2 से 2.5 घंटे रिवीजन के रखने ही रखने हैं, ठीक। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सोर्सेज अपने लिमिटेड रखिए। जैसे आप पॉलिटी के लिए आप एनसीईआरटी कर ले रहे हो, 11th की एनसीईआरटी तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर आप एनसीईआरटी कर ले रहे हो तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ लक्ष्मीकांत होना चाहिए, अदर कोई भी बुक नहीं होनी चाहिए। आप एम लक्ष्मीकांत रख लो। फिर अब बात करते हैं, कुछ कुछ बुक्स के नाम भी मैं बता दूंगी कि जैसे प्राचीन भारत के लिए आपने आर.एस. शर्मा ले ली, ठीक है। मध्यकालीन भारत के लिए सतीश चंद्रा हो गया। आधुनिक भारत के लिए बिपिन चंद्रा हो गया, ये स्पेक्ट्रम। तो अब कुछ लोग कहते हैं बिपिन चंद्रा स्पेक्ट्रम दोनों जरूरी है क्या? तो भाई मैंने तो ली तो दोनों है, लेकिन मैं सच बता दूं मैंने बिपिन चंद्रा नहीं पढ़ी है। मतलब लेने का मैंने भी ले लिया था, बट मैंने पढ़ा है तो केवल स्पेक्ट्रम पढ़ा है, मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करा है, लेकिन स्पेक्ट्रम ही पढ़ा है, ठीक है। तो वही मैं बता रही हूँ, अगर आपके पास एक ही साल का प्लान है तो उसके अकॉर्डिंग आपको करना होगा, क्योंकि सिलेबस बहुत वास्ट है। सब कुछ पढ़ने के पीछे जाओ ना तो कवर नहीं हो पाता है। तो एक ही चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि एक चीज़ हमें अगर एक ही उससे पढ़ेंगे तो हमें ऐसा लगता है कि वो रिवाइज होगा और उससे चीज़ें हम थोड़ा सा समझ में भी आएगा हमारे। तो ये हो गया, ठीक। और मैंने ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी बता ही दी है, तो मैं सोर्सेज भी बताते ही चल रही हूँ साथ में। तो अब आपको स्टैंडर्ड बुक पढ़ना है, ठीक है, एनसीईआरटी के बाद। अब एनसीईआरटी के बाद आपका जो स्टैंडर्ड बुक है वो आप कैसे पढ़ना है, तो देखो एक साथ आप 2 सब्जेक्ट लेके चल सकते हो, क्या ना कि आप एक काम लक्ष्मीकांत आपने ले लिया, या फिर कुछ अलग अलग तरीका होता है। जब मैंने स्टार्टिंग में शुरू करा था तो मैंने लक्ष्मीकांत पहले शुरू किया था, और लक्ष्मीकांत के साथ मैंने एनसीईआरटी पढ़ी थी, वो ज्योग्राफी की, ठीक है। क्योंकि आप पहले ही एनसीईआरटी पढ़ चुके हो, मैंने आपको पहले बता दिया एनसीईआरटी करने का। तो अब आप क्या कर सकते हो कि लक्ष्मीकांत के साथ आप अदर कोई हिस्ट्री की बुक ले लो, कोई भी बुक ले लो, है ना। तो और ज्योग्राफी के लिए आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि नहीं लेना है कोई स्टैंडर्ड बुक, एनसीईआरटी बहुत है उसके लिए, सफिशेंट है एनसीईआरटी। तो ये हो गया। तो आप अब लक्ष्मीकांत के साथ अपने हिसाब से देख सकते हो कोई भी सब्जेक्ट, आप एथिक्स के ले लो, कुछ भी ले लो, कोई भी सब्जेक्ट। आप 2 सब्जेक्ट लेके चलिए, मेरे कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको एक दिन में 2 सब्जेक्ट रखना है, ठीक। उसको अपना टाइम देना है कि आप अब लक्ष्मीकांत से करो तो आपको टाइम देना है कि 1 महीने में लगा के हम लक्ष्मीकांत करूँगा, अच्छे से करूँगा, कवर करूँगा। अब वो कवर कैसे करूँगा, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जिनके पास 2 घंटे टाइम है, ठीक। किसी लोग ऐसे होते हैं कि जिनके पास दिन का 4 से 5 घंटे है। तो अपने टाइम के अकॉर्डिंग आप अपने चैप्टर डिसाइड करिए। जब मैंने पहली बार पढ़ा तो मैंने पहले टारगेट बनाया कि मैं 200 पेज पढ़ूंगी। फिर ऐसा होता कि जैसे कोई चैप्टर आता, मैं उसके 2 पेजेस पढ़ती, तभी वो 200 पेज हो जाता। फिर अगले दिन जब मैं उस चैप्टर के ऑलरेडी 2 पेज पढ़ चुकी होती एंड आगे से पढ़ती, तो मुझे समझ में ही नहीं आता कि मैं क्या पढ़ रही हूँ। तो मैंने 200 वाला तो 2 ही दिन किया, उसके बाद मेरा दिमाग ख़राब हो गया, फिर मैंने हटा दिया। तो फिर मैं कैसे पढ़ने लगी थी कि मतलब लग लग के पढ़ना है, ठीक है। एक चैप्टर में जितनी भी चीज़ें आ रही हैं तो हमें अपने टाइम के अकॉर्डिंग बनाना है। अगर आज मैंने डिसाइड किया है कि मुझे 3 चैप्टर पढ़ना है तो करना है, फिर उसमें घंटे नहीं देखने कि कितने घंटे लग रहे हैं। तो आप अपने टाइम को पहले ही देख लीजिए कि आपके पास कितना टाइम है, अपने टाइम के अकॉर्डिंग चैप्टर डिसाइड करिए एंड उसको अच्छे से कवर करिए। फिर जब आपका लक्ष्मीकांत कवर हो गया, एक बार आपने फास्ट रीडिंग कर लिया, फिर दोबारा से अगर आप पढ़ रहे हैं ना, एक बार फास्ट रीडिंग के बाद आप दोबारा से उसको आराम आराम से पढ़िए। और जब आप दोबारा से पढ़ेंगे तब आपको सिलेबस के साथ पढ़ना है। सिलेबस आपके माइंड में होना चाहिए। आपको डेली सिलेबस भी रिवाइज करना है जब तक कि वो आपके दिमाग में बिल्कुल हावी ना हो जाए, है ना। कुछ भी आप पढ़ो तो आपको लगे हाँ ये चीज़ सिलेबस में है। फिर उसके बाद फर्स्ट रीडिंग फास्ट एंड सेकंड रीडिंग सिलेबस एंड पीवाईक्यूज के साथ। अब अगर कोई चैप्टर आप पढ़ रहे हो और आपको वो देख रहे हो कि आपके पीटी में फटाफट साफ साफ उसको क्वेश्चन दिख रहा है, तो आपको वहीं समझ लेना है कि ये सब्जेक्ट, ये चैप्टर मेरे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो उस चैप्टर को आपको क्या करना है, अलग से रिवाइज के लिए रखना है। तो ये हो गया, सेकंड रीडिंग आपको आराम से करनी है। एंड तीसरी बार जब आप आओगे तो आपको पहले ही पता होगा कि ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन पे पीटी में क्वेश्चन पूछे गए हैं और इनमें मेंस में क्वेश्चन पूछे गए। तब आप जब आओगे ना तो आपको उस चैप्टर पे काफ़ी ज़्यादा फोकस करना है। तो ये तरीका हो गया पढ़ने का, ठीक। तो आप अपने दिन का 2 सब्जेक्ट रखिए और ये तरीका मैंने आपको बता दिया, ये तरीका ही अप्लाई होगा। मतलब पहली बार आप फास्ट रीडिंग कर सकते हैं दिमाग में थोड़ी चीज़ें लाने के लिए। उसके बाद से आप क्या करिए कि अपना सिलेबस के उसके पीवाईक्यूज के साथ करिए, पीटी एंड मेंस के। तो उससे क्या होता है कि चीज़ें आपके दिमाग में रहती हैं थोड़ी बहुत, ऐसा नहीं होता। और फिर आप सिलेबस से और पीवाईक्यूज से करते हो तो आपको समझ में आता है कि ठीक है ये हो गया चैप्टर,
और ये हो गया यूपीएससी का पीटी का क्वेश्चन, ये हो गया मेंस का क्वेश्चन। तो ये चैप्टर है, इससे क्वेश्चन प्रीलिम्स के इस तरीके से आ रहे हैं और मेंस के इस तरीके से आ रहे हैं। तो मेंस हमें इस तरीके से तैयार करना है और पीटी का इस तरीके से तैयार करना है। तो वो आप एक तरीके से ना यूपीएससी का क्या मतलब स्ट्रक्चर है क्वेश्चन को फ्रेम करने का, वो आप समझने लगते हो। और सबसे ज़्यादा जरूरी यही है ना, कि उसके आप माइंडसेट को समझ गए ना कि वो किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम कर रहा है, तो आपकी यूपीएससी की जर्नी आसान हो जाती है। तो मैंने यही करा है भाई, मतलब मैंने सिलेबस और पीवाईक्यूज तो मतलब बहुत ज़्यादा हर सब्जेक्ट में अप्लाई किया है, यही मेरा तरीका रहा है। तो आप इस तरीके से करिए। फिर उसके बाद अगर आपको सही लगे तो फिर उसके बाद आते हैं करंट अफेयर की बात। तो ऐसे आपको सेम स्पेक्ट्रम का भी करना है कि 2 ही चैप्टर पढ़िए, लेकिन वो 2 चैप्टर अपना एक दिन का अगर टारगेट बना रहे हैं 2 चैप्टर, तो वो 2 चैप्टर में आप फिर घंटे मत देखो कि कितने घंटे लग रहे हैं, टारगेट देखो, है ना। टारगेट के अकॉर्डिंग अगर आपका कंप्लीट हो जा रहा है तो आप जितने घंटे में कंप्लीट हो रहा है कर लो आराम से। ये हो गया किसी भी बुक को पढ़ने का तरीका। तो अब स्ट्रेटजी आपकी यही होगी कि आप पहले 2-2 सब्जेक्ट लेके चलिए। जो सब्जेक्ट लग रहा है कि आपके सिलेबस में, जिसका मतलब पार्ट थोड़ा ज़्यादा है ना, उस सिलेबस को आपको उसको ज़्यादा टाइम देना है उस सब्जेक्ट का। आपको पीटी का क्वेश्चन पता ही होगा कि पीटी में कौन कौन से सब्जेक्ट का है और मेंस में। तो कुछ कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो कि केवल मेंस के लिए होते हैं, कुछ कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो पीटी मेंस दोनों के लिए हैं, ठीक। तो उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी तैयारी करनी है। अब आते हैं कि उसका करंट अफेयर का, कि दीदी अगर 26 में देना है तो करंट अफेयर कब से पढ़ें। ये तो बहुत ज़्यादा मतलब इस क्वेश्चन की तो भरमार लगी पड़ी है। तो मैं बता दूं कि विकास दिव्यकीर्ति सर कहते हैं कि जिस साल आपको अपना वो देना है अटेम्प्ट ना, उससे आपको क्या करो कि 1.5 साल पहले का आपको करंट अफेयर पढ़ना ही पढ़ना है। तो अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, मैं तो नहीं पढ़ पाती हूँ, तो मेरे पास न्यूज़पेपर नहीं है। तो आप अगर न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पा रहे हो तो आप एक मंथली मैगजीन लो, ठीक है। बात जिसके आपको समझ में आए, मैं किसी का नाम नहीं लूँगी कि पर्टिकुलर आप इन्हीं का लो, ठीक है। तो आपको जिसका समझ में आए एक मंथली मैगजीन फॉलो करो एंड वेबसाइट वगैरह। तो अब बने रहो, है ना। और आपको अभी से अपना मान के चलना है कि आपको 1 से 1.5 घंटे तो करंट अफेयर करना ही करना है। 1.5 से 2 घंटे आप निकालो अपने करंट अफेयर के लिए, क्योंकि अगर आप टॉपिक के साथ, अब जैसे देखो आप कभी ज्योग्राफी का कोई पार्ट पढ़ रहे हो या फिर IR का कुछ पढ़ रहे हो, अगर उससे रिलेटेड करंट में चीज़ें चल रही हैं, या फिर आपने ज्योग्राफी में पढ़ा कुछ चीज़ें उससे रिलेटेड चल रही हैं, तो साथ के साथ आपका करंट भी चल रहा है ना। तो वो चीज़ें फिर आपको एक टाइम में जब आप आ जाओगे पास में, तो ये नहीं लगेगा भाई कि बहुत ज़्यादा अब क्या हो रहा है कि मेरा करंट ही नहीं कवर है या समझ में नहीं आ रहा है। तो कंटेंट के साथ करंट को हमेशा ऐड करके पढ़िए ऐसा, क्योंकि जो यूपीएससी का क्वेश्चन है ना, वो डायरेक्ट करंट से कभी आता ही नहीं कि कुछ भी करंट से पूछ लिया। जो आपके स्टैटिक पार्ट में होता है उसी से रिलेट करके वो करंट अफेयर का क्वेश्चन आता है। तो आपको दोनों पे फोकस करना है, करंट अफेयर पे भी एंड उस पर भी। तो ये आपको 2-2 सब्जेक्ट लेके चलना है। जैसे जैसे आपके सिलेबस कंप्लीट होते जाएंगे, तो जैसे जैसे आपका सब्जेक्ट कंप्लीट होते जाएगा, तो आपको पीवाईक्यूज। अब एक आता है क्वेश्चन, मैंने करंट का भी बता दिया कि करंट आपको अभी से पढ़ना है। 1 से 1.5 साल का करंट अफेयर करना है, वो अभी से पढ़ना है। उसके लिए नहीं रखना कि उसको लास्ट में करेंगे, क्योंकि लास्ट कभी आता नहीं है। लास्ट के टाइम पे आपके पास ऑलरेडी इतना हेडेक होता है ना कि समझ में ही नहीं आता क्या कवर हो रहा है क्या छूट रहा है। उस टाइम पे लगेगा सब छूट रहा है। फिर आता है कि दीदी अगर पढ़ते हैं तो फिर याद नहीं होता है। तो सबसे पहली तरीका ये भाई कि अगर पढ़ोगे ना, तो देखो मैंने कहा ना, एक साथ 10 सब्जेक्ट शुरू करोगे तो सबसे ना याद होने का 2 ही तरीका होता है कि आप एक साथ ज़्यादा सब्जेक्ट ले रहे हो, वो कवर नहीं हो पा रहा है। दूसरा तरीका ये होता है कि विदाउट अपना वो क्या कहते हैं, डेली का आप बिना टारगेट बनाए बैठ जाते हो पढ़ने। आपको जो कल तैयार करना है वो आज रात में ही आपका डिसाइड होना चाहिए कि आपको सबसे पहले करंट का अफेयर करना है, फिर आपको पॉलिटी पढ़नी है, ठीक है, ज्योग्राफी पढ़नी है, जो भी सब्जेक्ट आप अपने अकॉर्डिंग रखो। अगर आपका लिखा हुआ है ना, आपका पहले ही बना हुआ है टाइम प्लान, आप अपना डेली का भी बनाइए, वीकली का भी बनाइए, मंथली का भी बनाइए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक आपके पास रोड मैप होना चाहिए, है ना। तो डेली का, मंथली का, वीकली का आपके पास होना चाहिए। उसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करते रहना है। तो अगर रात में ही आपने बना के रख लिया तो आपको मॉर्निंग में बस उसी को फॉलो करना है, और तो कुछ करना ही नहीं। अदरवाइज मॉर्निंग में, एक दिन मॉर्निंग में आपने करंट अफेयर पढ़ लिया, दूसरे दिन आपका कुछ नहीं है तो आप उठा लिए पॉलिटी, किसी दिन इकोनॉमी। तो इस तरीके से आपकी चीज़ें लर्न हो ही नहीं सकती और आपका सिलेबस कभी भी कंप्लीट तैयार हो ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो सिलेबस तैयार हो, इसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास डेली का टारगेट होना चाहिए, वीकली का भी होना चाहिए और मंथली का भी होना चाहिए। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें आपसे डिस्कस कर दी ऑलरेडी, ठीक। सिलेबस, पीवाईक्यूज, एनसीईआरटी, करंट अफेयर, पढ़ने का तरीका किसी भी बुक को, और कोई भी बुक आपको तब तक, सबसे एक बड़ा क्वेश्चन ये भी है कि दीदी एक बुक को कितनी बार पढ़ें। तो आपको एक बुक को तब तक पढ़ना है जब तक आप उस बुक को जीत ना लो, है ना। किसी का होता है कि किसी को एक बुक पढ़ के एक बार में समझ में आ गया, किसी को 2 बार में समझ में आता है, कोई 10 बार पढ़ता है नहीं समझ में आता। तो आपको अपने हिसाब से देखना है भाई। अगर आपको लक्ष्मीकांत 2 बार में समझ में बिल्कुल भी नहीं आया, अपने 2 बार रीड कर लिया, कुछ समझ में नहीं, तो आपको 3-4 बार और पढ़ना है। मतलब आपको इतना तब तक वो बुक पढ़ना है जब तक कि आप उस बुक को पढ़ने के बाद, उस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व ना कर पाओ। क्योंकि आपको लास्ट में क्या करना है, क्वेश्चन ही सॉल्व करना है।
पीटी में क्वेश्चन सॉल्व करना है, मेंस में क्वेश्चन आपको लिखना है। तो अगर आपका कोई भी टॉपिक तभी तैयार माना जाएगा जब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि हर सिलेबस अपने हर बुक के साथ आप अपने उसको PYQs को लेके चलो, है ना। कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो उसके PYQs पे नज़र हमेशा रखो। ये चीज़ हो गई बुक पढ़ने का तरीका। तो देखिए मैंने अभी बताया कि मतलब कोई भी चीज़ आप जितना रिवाइज कर पाओ भाई। अगर आप 2 सब्जेक्ट दिन में पढ़ रहे हो तो शाम के टाइम आपका 2 घंटे फटाफट उस चीज़ के लिए रिवीजन के लिए होना चाहिए। करंट अफेयर आपने, चलो आप करंट अफेयर 1-1 घंटे डेली पढ़ रहे हो, 2-2 घंटे आप डेली पढ़ रहे हो, तो संडे को आपको करंट अफेयर के लिए रिवीजन के लिए रखना ही होगा। इस तरीके से आपको रिवीजन तो डेली करना है, मतलब वो तो छोड़ना ही नहीं है, ठीक है। तो रिवाइज भी करना है, किसी बुक को इतनी बार पढ़ना है जब तक जीत ना लो उस बुक को, है ना। मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना है उसको। कंटेंट भी हो गया। तो अब बात करते हैं, कुछ छूट रहा है तो बता। हाँ, मुझे याद आ गया मतलब इतनी सारी चीज़ें हैं ना कि थोड़ा सा मुझे लगता है कि मैं भूल रही हूँ। अब आता है ऑप्शनल की बात कि दीदी ऑप्शनल का क्या करें, ऑप्शनल कौन सा लें। ये सबसे बड़ा, बहुत ज़्यादा बड़ा वो बना हुआ है। तो भाई देखो, ऑप्शनल आप मुझसे भी पूछ के मत लो, किसी से भी पूछ के मत लो। अगर आपको कोई कह रहा है कि भाई ये ऑप्शनल ले लो, तो कतई नहीं, क्योंकि पूरी पीटी मेंस में मिला के इंटरव्यू तक आपके पास अगर कहीं ऑप्शन है ना अपने अकॉर्डिंग कुछ करने का, तो वो ऑप्शनल ही है। और आपको पता है कि ऑप्शनल आपको अच्छी से अच्छी रैंक दिला सकता है, और आपको मतलब अगर वो गड़बड़ हुआ तो आप बाहर भी हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना मेरी बात को। तो सबसे पहले आप ऑप्शनल के लिए जाके रिजल्ट चेक करो कि पिछले 10 सालों का क्या रिजल्ट रहा है, कौन से ऑप्शनल से लोग अच्छे खासे निकल रहे हैं। उसके बाद आप अपने इंटरेस्ट को देखो कि किस सब्जेक्ट में आप बेहतर परफॉर्मेंस कर सकते हो, है ना। तो ऑप्शनल का सबसे बड़ा रोल है आपके मेंस में। तो मेरे कहने से बिल्कुल मत जाओ भाई, आप रिजल्ट खुद जाके चेक कर लो। हाँ, मैं आपको ये बता सकती हूँ कि हिंदी मीडियम वाले ज़्यादातर आजकल रिजल्ट भी अच्छा रहता है, और ले भी रहे हैं, वो हिंदी लिटरेचर ले रहे हैं। हिंदी मीडियम वालों का है थोड़ा सा रिजल्ट भी अच्छा खासा आ रहा है, और हिंदी लिटरेचर ले भी रहे हैं। तो मैं इतना बता सकती हूँ, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग इसको आपको देखना होगा, है ना। कुछ चीज़ें क्या होती है ना, इंसान खुद जूझता है तो उसको बेहतर समझ में भी आती हैं, ठीक है। तो आपको ये करना होगा। फिर आते हैं CSAT पे कि दीदी CSAT का क्या करें, कैसे कंप्लीट करें, क्या है क्या नहीं है। तो भाई देखो, मेरा मैथ बहुत वीक था, मैं सच में बता दूं। तो मैं पिछले अक्टूबर या अगस्त मान लीजिए, मैं अगस्त से ही तैयारी कर रही थी। नहीं, अगस्त नहीं, अगस्त सितंबर, अक्टूबर से मैंने CSAT तैयार करा है। मैं लगी पड़ी थी उसमें, मैं रीजनिंग मैथ में घुसी रहती थी, क्योंकि मुझे पता था कि अगर खाली कॉम्प्रिहेंसिव, क्योंकि कॉम्प्रिहेंसिव मुझे बहुत टफ लगता है, इसलिए क्योंकि वो इतना बड़ा बड़ा होता है ना, जब उसको उतना पढ़ के आओ फास्ट रीडिंग करके, तब एक क्वेश्चन उससे आता है ना। और मेरा मुझे पता था कि मैथ वीक है, तो मैंने इतना टाइम ऑलरेडी दिया हुआ है, अभी भी मैं कर रही हूँ। अब तो मतलब जब से पहले मैं 1-1 घंटे देती थी, 1 घंटे मैथ्स एंड 1 घंटे रीजनिंग। अब क्या किया है मैंने, बढ़ा दिया है, ठीक। अब तो मतलब डिवाइस करती हूँ कि आज मुझे मैथ पढ़ना है 2 घंटे, नेक्स्ट दिन रीजनिंग का रखती हूँ, इस तरीके से। लेकिन कॉम्प्रिहेंसिव भी छोड़ना नहीं है मैंने, उसको भी प्रैक्टिस में करती रहती हूँ। तो जिसका मैथ वीक है, अपने अकॉर्डिंग देखो, तो उसके अकॉर्डिंग आप, जब आपका ये लगे कि हाँ अब तैयार हो रहा है, आप देखिए मैंने आपको बता दिया है कि कंटेंट और करंट दोनों आपको साथ में लेना है ना। स्टैटिक पार्ट के साथ जोड़ के आपको करंट पढ़ना है। फिर ऑप्शनल आप जैसा भी चूज़ कर लोगे, उसके लिए आपको ऑप्शनल भी साथ में लेते चलना है। तो इतने टाइम आप पढ़ते रहोगे तो आपका एक तरीके से पूरा अच्छा खासा तैयार हो जाएगा, क्योंकि 1 साल आपका पास टाइम होगा। उसके बाद आप उसमें क्या कर सकते हैं कि आराम से आप अपने CSAT को टाइम दे सकते हैं अपने टाइम के अकॉर्डिंग, है ना, जितना आपको टाइम मिले। तो पीटी से पहले 5 से 6 महीने अगर आपका वीक है तो आप लग जाइएगा। अदरवाइज जिनका अच्छा खासा है मैथ है, वो 2 से 3 महीने पहले, 4 महीने पहले आप पढ़ सकते हैं। तो मैंने बता दिया कि मेरा वीक था तो मैं लगी पड़ी थी, है ना, कि क्योंकि CSAT बहुत ऐसा हुआ है, आप सब जानते हैं। 23 का CSAT कैसा आया था, हिला के रख दिया था लोगों का। GS हो गया था, लेकिन CSAT में लोग रह गए थे। तो CSAT से तो भाई मुझे भी बहुत ही, मतलब मैं बता दूं, मुझे बहुत डर लगता है। तो इसलिए आपको CSAT पे भी टाइम देना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने बहुत ज़्यादा बातें कर ली आप लोगों से। मैं आपको एक बार रिकॉल करा दे रही हूँ मैंने कौन कौन सी बातें करी। सबसे पहले सिलेबस, ठीक। दूसरी बात PYQs, एंड तीसरी बात NCERT, और फोर्थ बात क्या हो गई, स्टैंडर्ड बुक। आपको सारे सोर्सेज अपने क्या करने हैं, लिमिटेड रखने हैं। डेली का आप अगर 2 सब्जेक्ट लेके चल रहे हो, 2 सब्जेक्ट अगर लेके नहीं चल रहे, अगर 26 के लिए, तो आपको 2 सब्जेक्ट लेके चलना होगा, है ना। और 2 सब्जेक्ट लेके चलना है, साथ में करंट का करना है। तो आप जितना पढ़ो उसको रिवाइज करना है। टारगेट आपके 3 होने चाहिए, ठीक। एक होना चाहिए डेली, वीकली, मंथली, ठीक। डेली रिवीजन करना है और डेली का टारगेट अपना अचीव भी करना है। अगर 1-2 चीज़ें आपसे छूट जा रही हैं तो वो नेक्स्ट डे आप कर लो कवर, ठीक है। डिमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होना है, क्योंकि ये जो जर्नी है आपकी UPSC की ना, ये सबसे ज़्यादा आपको मतलब कितना आप पॉजिटिव हो इसी पे डिपेंड करती है। क्योंकि अगर आपके माइंड में ना कुछ चीज़ें चलती रहेंगी भाई, तो ये चीज़ जर्नी नहीं हो सकती। और अपना जो आपका फ्रेंड सर्कल है बहुत ज़्यादा, जहाँ पे आपका टाइम अच्छा खासा भर भर के टाइम वेस्ट होता है, ठीक।
मेरे पास कुछ नहीं है, मतलब मैं बता दूं कि मैं दुनिया से कट करके बैठी हूँ एक कमरे में, एक ही कमरा, यही कमरा मेरी ज़िंदगी है, सुबह से शाम मेरा यही टाइम जाता है। मेरे पास कोई सोशल मीडिया नहीं, मेरा किसी से मतलब कोई कांटेक्ट ही नहीं है। एक तरीके से समझ लीजिए कि पूरी दुनिया से यही फैमिली के साथ रहती हूँ, यही खाना पीना यही रहता है। तो मेरे पास इसीलिए टाइम जो 10-15 मिनट 20 मिनट आधे घंटे का मैं अपना टाइम ब्रेक लेती हूँ अपनी स्टडी से, वो मैं वीडियो बना के अपलोड कर देती हूँ। उद्देश्य मेरा यह है वीडियो बनाने का, ताकि उन लोगों की हेल्प हो जाए जो लोग सेल्फ स्टडी से तैयारी करते हैं। तो यही सब तरीका अपना रखिए, अपना टाइम जहाँ वेस्ट करें उस टाइम को कम करते जाइए, कम करते जाइए, ठीक है। क्योंकि वहाँ से आपका टाइम कम होगा, तभी आपकी स्टडी पे टाइम आप दे पाएंगे और अच्छा खासा फोकस कर पाएंगे। तो आपकी चीज़ें क्या होंगी ऑटोमेटिकली, जब आप टाइम देते रहेंगे कंसिस्टेंसी के साथ, तो आपका सिलेबस भी कवर होगा। मानते हैं वास्ट सिलेबस है, लेकिन अगर आप पढ़ते जाएंगे ना, एक तरीके से आप लग जाएंगे कि हाँ कुछ भी करके मुझे करना है, तो वो अचीव कर लेंगे आप, ठीक है। तो पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव होकर तैयारी करिए। बाकी कोशिश किया है मैंने हर क्वेश्चन लेने का, अगर इस तरीके से आप करते हैं तो आपकी हेल्प ज़रूर होगी, ये मैं आशा करती हूँ। तो ठीक है फिर गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बातें करते हैं आपसे। जो भी रिलेटेड चीज़ें होंगी आप कमेंट जरूर करिएगा। हाँ, एक चीज़ याद आ गया, कुछ लोगों का जैसे देखिए कमेंट बहुत ज़्यादा आता है, तो हर दिन हर कमेंट का रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि आप सबको पता है कि मैं 25 के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ, तो मेरे पास टाइम बहुत कम है, तो मैं उतना टाइम नहीं दे पाती। लेकिन आप लोग बिल्कुल इस बात का बुरा मत मानिएगा, जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा जिसका कमेंट भी मैं देखूंगी मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगी, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग बुरा मत मानिएगा, और बाकी आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए। सभी को ऑल द बेस्ट।